हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें जो है हम आज पूरा जो है एक मॉडल पेपर करेंगे जो कि एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये जो पेपर है वो किस पर बेस्ड होगा, एलटी ग्रेड, ठीक है ना। इसमें टोटल जो है हम आज 150 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमें सभी को मालूम है कि जो एलटी ग्रेड एग्ज़ाम होता है उसमें 30 क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो जीएस के होते हैं एंड देन जो 120 क्वेश्चंस होते हैं दैट आर रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश की। तो यहाँ पर आप बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश के होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है उसमें टोटल हम एक फुल लेंथ मॉडल पेपर करेंगे ताकि हमें ये पता लग सके कि हमारी प्रिपरेशन किस हद तक है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। मतलब ये जीएस का पार्ट है और पहला क्वेश्चन है, तो हमें ये स्टेटमेंट पढ़ने और पता लगाना है कि इनमें कौन से करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। अब ये करेक्ट है या आपका क्या है, ये आपको इसमें पता लगाना है। व्हील वॉज डिस्कवर्ड इन न्यूलिथिक पीरियड या न्यू स्टोन एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू चालकोलिथिक पीरियड, दैट इज कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज। फिर फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, महाजनपदास वॉज द फर्स्ट मेजर सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा आफ्टर द इंडस। ऑप्शंस यहाँ पे नीचे आपको ये दे रखे हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 2 ओनली, 4 ओनली, 1 एंड 4 ओनली, या फिर ऑल आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे चारों के चारों जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं दे आर करेक्ट, क्योंकि जो फर्स्ट एनिमल था जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था वो डॉग था। व्हील की जो डिस्कवरी हुई थी वो न्यूलिथिक पीरियड में हुई थी। इंडो वैली सिविलाइजेशन ये जो है चालकोलिथिक पीरियड को बिलोंग करती है। और जो महाजनपदास थे दैट वाज द फर्स्ट मेजर सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे जो है चारों के चारों जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर करेक्ट। नाउ मूविंग फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये है, Bhadrabahu went to South India while Sthulbahu remained in the north. Sthulbahu changed the code of conduct and followed the sect of Swetambaras, White Cloud and Bhadrabahu followed. मतलब यहाँ पर जो है ये आपको उसे जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि भद्रबाहु जो है किस सेक्ट को फॉलो करते थे, हीनयान, महायान, दिगंबराज या फिर पीतम्बराज। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, दैट करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज सी, दिगंबराज। जो भद्रबाहु था वो दिगंबर जो है उनको फॉलो करता था। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो जीएस का क्वेश्चन है। देखिए थर्ड क्या लिखा है, विच किंगडम वॉज फाउंडेड बाई हरिहर एंड बुक्का। आपको मालूम है जो एलटी ग्रेड का पेपर होता है उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस जीएस के पूछे जाते हैं। तो उसी लेवल के ये क्वेश्चंस हैं, इनको देखिए आप अच्छे से और देखिए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं, किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन है। तो पहला है विजयनगर किंगडम, सूर्यनगर किंगडम, पल्लव किंगडम या फिर सूर्यवंशन किंगडम। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है थर्ड में दैट वन इज ए, विजयनगर। जो विजयनगर किंगडम है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ये दोनों ब्रदर्स थे, इन्होंने जो है की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए थोड़ा स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग जो है कर सकते हैं एडजस्ट जो है अगर वीडियो को, बट कोशिश करिए कि वीडियो को आप पूरा देखिए। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, रीज़न ये है कि 150 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इससे आपको एक आइडिया लग पाएगा कि किस हद तक की प्रिपरेशन है आपकी। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हेयर आर द मूवमेंट्स एंड दियर लीडर्स। मतलब यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स दिए हैं और उनके लीडर्स दिए गए हैं और आपको ये बताना है विच आर करेक्टली मैच्ड, मतलब इनमें से कौन कौन से करेक्टली बैच हैं। तो पहला जो है आपका मोपला ये जो है सैयद अली एंड सैयद फैजल दिया है। बारदोली जो है वल्लभ भाई पटेल। तेभागा कंपारन सिंह एंड नियामत अली। इक्का जो है मद्रासी पासी। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र। ऑल इंडिया किसान सभा सहजदानंद सरस्वती। तो जो फोर्थ है उसमें आपका जो है ऑप्शन जो करेक्ट है वो है आपका सी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये ऑल आर करेक्टली मैच्ड, मतलब देख लीजिए बारदोली जो आंदोलन है वो वल्लभ भाई पटेल ने शुरू किया। तेभागा जो है कंपारन सिंह एंड नियामत अली ने किया। एका मद्रासी पासी ने। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र ने। ऑल इंडिया किसान सभा इट हैज़ बीन हेडेड बाय सहजानंद सरस्वती। तो सारे के सारे जो है इसमें
सही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, हेयर आर द लिस्ट ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पर जो है जो इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दी हुई हैं और आपको ये बताना है इसमें विच आर करेक्टली मैच्ड, मतलब कौन से इसमें जो है करेक्टली मैच हैं। ऑप्शन क्या है, पहला तो है अभिनव भारत, इसको विनायक दामोदर सावरकर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब HRA, ये जो है सच्चिदानंद सान्याल। भारत नौजवान सभा, भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, चंद्रशेखर आज़ाद। गदर पार्टी, लाला हरदयाल। तो जो फिफ्थ है उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ये ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो फिफ्थ में भी जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ऑल आर करेक्टली मैच्ड। इसमें जो है ये ध्यान देना है कि सारे के सारे सही हैं। मतलब जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है ये चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाई। भारत नौजवान सभा भगत सिंह ने फाउंड की। HRA इसका जो है सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया। और जो आपका अभिनव भारत संस्था है ये डेवलप की विनायक दामोदर सावरकर ने। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, विच इज आर करेक्टली मैच्ड, द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड इन द प्रियम्बल। मतलब जो वर्ड सोशलिस्ट है इसको प्रियम्बल में किस जो है उसके थ्रू ऐड किया गया। तो यहाँ पे जो आपको आगे दे रखा है, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, डायरार्की इन द प्रोविंसेस, the Government Act of India in 1919, the addition of 9th schedule, the first amendment। तो यहाँ पे अब आपको बताना है, ये ऑप्शंस दे रखे हैं कि फर्स्ट ओनली 2 सभी करेक्ट हैं या सभी गलत हैं। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, ऑल आर करेक्टली मैच्ड। मतलब जो सोशलिस्ट शब्द है उसको जो है जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके थ्रू ऐड किया गया 1976 में। डायरार्की जो है ये गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था और द एडिशन ऑफ 19th शेड्यूल था। दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है उनके रिगार्ड में ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड यू नीड टू फाइंड विच वन आर करेक्ट। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MLA ऑफ स्टेट, population of state divided by total number of elected members of state legislative assembly into 100। फिर value of vote of an MP, total value of votes of MLAs of all state divided by total number of elected member in parliament into 100। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं या फिर नहीं। तो जो सही स्टेटमेंट है दैट वन इज सी, बोथ आर करेक्ट। मतलब जो MLA के वोट की वैल्यू है उसको निकालने का तरीका ये है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट को टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से डिवाइड करिए मल्टीप्लाइड बाय 100, और वैल्यू ऑफ एन MP, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ MLA ऑफ स्टेट्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन पार्लियामेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विच इज करेक्टली मैच्ड। विक्रम साराभाई सेंटर आपको दिया है तिरुवनंतपुरम केरला। सतीश धवन रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम केरला। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो यहाँ पर भी ये सारे के सारे जो है करेक्टली मैच हैं, ऑल आर करेक्टली मैच्ड। एक बार फिर से आप देख लीजिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरला में। सतीश धवन रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम केरला। तो सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिक कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। मतलब जो एक मायोपिक पर्सन है, मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग विच लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, मिक्स्ड लेंस या फिर नन ऑफ दीज। द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर ए, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का यूज करके एक मायोपिया को जो है करेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इनर्शिया इज अनदर नेम ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका ए, इनर्शिया जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसी का दूसरा नाम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है क्या होती है, वेट आइस है, ड्राई आइस है या फिर सॉलिड मोशन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 11 में दैट वन इज बी, ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मोहम्मद हामिद अंसारी, भैरव सिंह शेखावत, कृष्णकांत श्री रामनाथ कोविंद। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 12th में, वी ऑल नो जो 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है दैट वन इज श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, अभी जो है अब चेंज हो गए हैं, इससे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो श्री रामनाथ कोविंद थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13th देखिए क्या लिखा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टली मैच्ड पेयर।
तो क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, मरकरी, इवनिंग स्टार, वीनस, वाटरली प्लैनेट, अर्थ, फॉसिल प्लैनेट, मून, लार्जेस्ट प्लैनेट, जुपिटर, ब्राइट कॉन्सेंट्रेशन रिंग ऑफ आइस, सैटर्न, माइनर प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, ड्वार्फ प्लैनेट, प्लूटो एंड शूटिंग स्टार, मीटियर्स एंड क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये सारे के सारे हैं ऑल आर करेक्टली मैच्ड। मतलब इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? वीनस को। वाटरनी प्लैनेट आपको पता है कि पानी जो है अर्थ पर ही मिलता है। फॉसिल प्लैनेट मून को बोलते हैं। लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है हमारा। ब्राइट कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ आइस, आपने देखा होगा सैटर्न के चारों ओर जो है एक रिंग है, तो उसी के लिए माइनर प्लैनेट्स एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट हमारा प्लूटो है। शूटिंग स्टार्स को मीटियोर्स बोलते हैं। एंड द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी अदर देन सन, ये भी ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हमारा क्या है? विच प्रीडोमिनेंट गैसेस कॉन्स्टिट्यूएंट द सन, मतलब इनमें से कौन सी गैसेस हैं जिनसे मिल करके जो है सूरज बनता है? ऑप्शंस आपको हाइड्रोजन और हीलियम दे रखा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज सी, बोथ आर करेक्ट। हाइड्रोजन और हीलियम ही मिल करके जो है सन को बनाते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 15 क्या लिखा है? विच इज द ओनली अप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन। तो यहाँ पर जो है मतलब कॉमर्शियल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है। जो कॉमर्शियल कल्टीवेशन होती है उसके लिए जो है जेनेटिकली जो मॉडिफाइड आपकी फसल है वो कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको जो रखे हैं जूट और वीट, दो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जूट और वीट। इसके अलावा जो है एक ऑप्शन जो है यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ मैं, जो बी ऑप्शन है दैट वन इज कॉटन एंड सी इज पल्सेस। ओके, तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है आपका बी ऑप्शन कॉटन, ठीक है ना। मतलब ये अप्रूव दिया गया है कि इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया, कॉटन को जो है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 16 लिखा हुआ है वो देखिए, द थीम ऑफ स्टेट फॉर सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। जो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है हुआ, वो थीम स्टेट वो किस स्टेट में लॉन्च हुआ? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय या फिर पंजाब। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, उत्तर प्रदेश। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इट इज अ कैंपेन टू इराडिकेट जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। इट इज, मतलब जो इंफेसेलाइटिस है इसको जो है इराडिकेट, इसको मिटाने के लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं यहाँ पे दस्तक, पहल, संकल्प या फिर दस्तूर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज ए, दस्तक, ठीक है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब ये मॉडल पेपर पहले का है इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो जीएस के क्वेश्चंस हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो कुछ एक दो क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स के भी डाल दिए जाते हैं। देखिए 18 क्या लिखा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन यूएन एड्रेस सजेस्टेड द डेट ऑफ दिस फॉर द इंटरनेशनल योगा डे। अब आपको मालूम है 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको किया था। और वाई इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून? बिकॉज दिस डे इज द लॉन्गेस्ट डे ऑन ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड हैज ए पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। Now moving question number 19, temple with 100 feet tall statue for प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी बिल्ट इन द, मतलब जो नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी 100 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर बनाई जाएगी? तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं कैंट एरिया ऑफ बरेली, पीतल बस्ती ऑफ मुरादाबाद, गंगा घाट ऑफ वाराणसी, सरधना एरिया ऑफ मेरठ। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज डी, सरधना एरिया ऑफ मेरठ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच स्कीम ऑफ प्रीवियस समाजवादी पार्टी हैज द यूपी गवर्नमेंट स्क्रैप्ड, मतलब जिसको बंद कर दिया गया हो, जो समाजवादी पार्टी ने अपनी जो स्कीम लॉन्च की थी उसको यूपी गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया, क्लोज कर दिया। ऑप्शन है समाजवादी लैपटॉप स्कीम, समाजवादी टीचर स्कीम, समाजवादी पेंशन स्कीम। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 20 में दैट वन इज सी, समाजवादी पेंशन स्कीम। नेक्स्ट देखिए 21, द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन पर स्क्वायर किलोमीटर इन यूपी टू द ईयर 2011, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो यूपी की कितनी है? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज सी, 1829। फिर देखिए विच इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द अर्थ, मतलब अर्थ से सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? ऑप्शन है एंड्रोमेडा, ड्वार्फ, प्लूटो, मिल्की वे या फिर नन ऑफ दीज। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज ए, एंड्रोमेडा।
अब देखिए पंचायती राज डे इज ऑन, जो पंचायती राज डे है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके दिख रहे हैं यहाँ पे, और जो करेक्ट ऑप्शन है 23rd में, दैट वन इज बी, अप्रैल 24। पंचायती राज डे 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन क्या है? द नेम ऑफ अपर्णा पोपट इज रिलेटेड टू, मतलब अपर्णा पोपट किस खेल से रिलेटेड है ये आपको यहाँ पर बताना है, और जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज बी, बैडमिंटन। नाउ 25th क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है? पीवी सिंधु वॉन द सिल्वर मेडल एट 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप, सी वॉज डिफीटेड बाई, ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ये ए है, ठीक है ना, नोजोमी ओकुहारा ऑफ जापान। ये आपका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो जो करंट अफेयर होगा वो तो आपको पता है, जब एग्जाम होने वाला होगा उसी के 6 मंथ या अराउंड 12 मंथ तक का ही पूछा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, हु रोट द लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम, वेरी इंपॉर्टेंट बुक पूछा जा रहा है आपसे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये बुक किसने लिखी? ऑप्शंस हैं नेल्सन मंडेला, ओमेगा, थियोंगो, टोनी मॉरिसन, and the correct one is option number A, Nelson Mandela. Long Walk to Freedom has been written by Nelson Mandela. एक सेकेंड, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 27 है वो क्या दे रखा है। 27 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ 66% ऑफ द पॉपुलेशन इन यूपी, मतलब जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसमें जो है जो सबसे मेजर ऑक्यूपेशन है वो कौन सा है? ऑप्शन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड बिजनेस। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज बी, एग्रीकल्चर। आपको पता है कि जो यूपी है वो बहुत ही कृषि प्रधान एक तरह से स्टेट है, और यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो कृषि से संबंधित हैं। नाउ मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 28 दैट आर बेस्ड ऑन दी maths, find the least number which when divided by 27, 30, 45 leaves the remainder of 6 in each case। मैथ्स का ये क्वेश्चन है, और जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो होगा आपका 50। आगे देखिए, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 2:4:5:7, फाइंड द एंगल्स। अब इसमें आपको पता है कि 2x, 4x प्लस 5x और 7x इज इक्वल टू, आप मान लेना 360 के, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं? क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के आप वापस यहाँ पर पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस पता चल जाएंगे, और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 29 में, दैट वन इज बी, 40, 80, 100 एंड 140 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन हमारा जीएस पार्ट का देखिए क्या लिखा है? द CF ऑफ 2 नंबर्स इज 15 एंड द LCM इज 225, 1 नंबर इज 75, अदर नंबर इज। तो यहाँ पर ये होता है कि अगर कोई 2 नंबर्स A और B हैं तो उनके LCM और SCF का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है। तो यहाँ पे एक नंबर आपको दे रखी है ये 75 है, और इंटू B LCM आपको दे रखा है कितना? 225 एंड इंटू 15। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो जो 30 में करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ये ऑप्शन नंबर डी, 45, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू SCF। तो ये टोटल आपके 30 क्वेश्चन थे दैट वर बेस्ड ऑन दी GS पोर्शन। नाउ अब हमारा जो है मेन इंग्लिश का पोर्शन आ रहा है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है क्या दे रखा है? द पैसेज बिलो इज फॉलोड बाय द क्वेश्चन ऑन इट्स कंटेंट, आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस व्हाट इज इम्प्लाइड और स्टेटेड इन द पैसेज। मतलब क्वेश्चन 31 से लेके 35 तक के जो क्वेश्चन हैं दैट आर बेस्ड ऑन दिस पैसेज। तो मैं पैसेज नहीं रीड कर रहा हूँ, आप इस पैसेज को रीड कर लीजिएगा। मैं डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताऊंगा, देख लीजिए आप थोड़ा सा इसको स्पीड के अकॉर्डिंग आप इसको पहले रीड कर लीजिए, तभी जो है क्वेश्चंस पर आइए। तो सबसे 31 क्वेश्चन क्या लिखा है? व्हाट विल द कैश इंसेंटिव डू। तो आपको ऑप्शंस यहाँ पर देखिए जो दे रखे हैं वो आप देख लीजिए, रीड कर लीजिए, इनको बड़े ऑप्शन है। और जो करेक्ट ऑप्शन होगा 31 में दैट इज बी, द इंसेंटिव विल लीड टू इम्प्रूव द हेल्थ अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिक मदर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पार्शियल कंपनसेशन। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा इस पार्शियल कंपनसेशन का? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, द वुमेन कैन टेक एडिक्वेट रेस्ट बिफोर एंड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या लिखा है? व्हाट एक्सपोजेज अ वुमेन टू अ न्यू काइंड ऑफ चैलेंजेस एंड स्ट्रेस फैक्टर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 33 में दैट वन इज डी, हर फर्स्ट प्रेगनेंसी। सबसे ज़्यादा जो है उनको इशूज जो आते हैं वो पहली प्रेगनेंसी के दौरान आते हैं। नेक्स्ट है 34, प्रधान PMMVY इज मीन्ड फॉर, मतलब जो ये योजना है ये किसके लिए चलाई जा रही है? प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिक मदर्स, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। जो करेक्ट ऑप्शन है 34 में दैट वन इज बी, ठीक है ना, लैक्टेटिक मदर्स के लिए इसको जो है चलाया जा रहा है। आगे देखिए 35,
पी एम एम वी वाई इज नॉट मीन्ड फॉर, मतलब ये किस लिए नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो जो है डी, ऑल द अबव आर ट्रू, मतलब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विमेंस को देना विद सेंट्रल गवर्नमेंट, विमेन को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देना स्टेट गवर्नमेंट के साथ, विमेन हु आर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विद पब्लिक सेक्टर टेकिंग द सिमिलर बेनिफिट्स। ये टोटल आपके हो गए। आगे जो है यहाँ पर हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है, रीड द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द पोएम केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू ईच क्वेश्चन, मतलब हमें ये पोएम को पढ़ना है और फिर उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर्स देने हैं। जैसे ये देखिए क्या लिखा, डोंट आस्क एनीवन व्हाट इज इन स्टोर बट फिल योर स्टोर विद द एक्शंस एंड मेक योर फेट। The truth about life is not in asking others but in asking yourself that ever guides to be true to yourself, to your duty as a man to man। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया फेट डिपेंड्स ऑन, मतलब जो फेट है वो किस पर निर्भर करता है। द एक्शंस दैट वन डज, द मटीरियलिज्म, द स्पिरिचुअलिज्म, रिकमेंडेशंस। जो करेक्ट ऑप्शन है 36 में दैट वन इज ए, एक्शंस दैट वन डज, मतलब जो भाग्य है किसी आदमी का वो उसके कर्मों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, हु गाइड्स अ मैन इन रियल सेंस, मतलब जो एक आदमी का जो है पथ प्रदर्शक जो है वो रियल सेंस में कौन होता है, एल्डर्स होते हैं, पेरेंट्स, टीचर या फिर सेल्फ। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम द सेल्फ, जो सेल्फ है एक आदमी जो है का जो अपने आप ही जो है अपना स्वयं का वो गाइड होता है। नाउ 38 द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू परफॉर्म ड्यूटी, सपोर्ट फेट, मेक फेट, फिल स्टोर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 38 वो एक है ए, परफॉर्म ड्यूटी, मतलब आप अपना काम करते रहिए। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन देखिए, टू हुम शुड वन बी ट्रू, मतलब किसके लिए जो है एक को सही होना चाहिए, सोसाइटी के लिए, एल्डर्स के लिए, कंट्री के लिए या फिर अपने आप के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका डी, वन सेल्फ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। नाउ 40 जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है पोएम पर जो बेस्ड होगा, द पोएम इज फुल ऑफ एक्शन, इन एक्शन, फ्यूजन ऑफ एक्शन एंड इन एक्शन, नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 40 में दैट वन इज ए, एक्शन। जो पोएम है दैट इज फुल ऑफ एक्शन। आगे देखिए अब जो है यहाँ से हमारे जो है क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जो लिटरेचर पर बेस्ड होंगे या फिर ग्रामर पर्सन पर बेस्ड हैं। तो ए पार्टिसिपल इज, एक जो पार्टिसिपल होता है वो क्या होता है। ऑप्शन है यहाँ पे वर्ड, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ब, नाउन या फिर प्रोनाउन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 41 में वो होगा आपका ए, वर्ब एडजेक्टिव। एक जो पार्टिसिपल होता है वो एक वर्ब एडजेक्टिव होता है। आगे देखिए प्लूरल ऑफ मैन सर्वेंट, ध्यान से देखिए यहाँ पर आपसे जो है मैन और सर्वेंट का जो प्लूरल है वो क्या होगा। ऑप्शंस आप देख लीजिए, मैन वर्कर्स, मैन सर्वेंट्स, मैन सर्वेंट या फिर मैन सर्वेंट्स। तो शायद आप गेस कर पा रहे होंगे जो 42 है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वन इज डी, क्योंकि मैन का मैन बन जाएगा और सर्वेंट का प्लूरल जो है सर्वेंट्स हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, द प्लूरल ऑफ स्पूनफुल इज, जो स्पूनफुल का प्लूरल क्या होगा, स्पूनफुल्स, स्पूनफुल्स, स्पॉनफुल्स या फिर स्पैनफुल्स। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो 43 है दैट वन इज ए, स्पूनफुल्स। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है जो है यहाँ पर द सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया। आपको पता होना चाहिए जो बैक्टीरिया शब्द है ये प्लूरल शब्द है और आपको बैक्टीरिया का जो है सिंगुलर बताना है। तो जो 44 है उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बैक्टीरियम। ठीक है ना, बैक्टीरियम इज अ सिंगुलर वर्ड एंड बैक्टीरिया इज अ प्लूरल वर्ड। नेक्स्ट देखिए सिंगुलर ऑफ अपेंडिसिस, जो अपेंडिसिस है इसका प्लूरल सिंगुलर क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए आप इसमें से, जो करेक्ट ऑप्शन है 45 में वो है ए, अपेंडिक्स। ठीक है ना, आगे 46 देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, एज ही डैश नॉट देयर आई स्पोक टू हिज सिस्टर, एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज सिस्टर। मतलब यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक में जो करेक्ट फिल इन द ब्लैंक होगा वो क्या होगा, वॉज। क्योंकि देखिए यहाँ पर आई स्पोक, स्पोक शब्द जो है इसकी वजह से यहाँ पर जो है ये पता चल रहा है कि ये आपका जो है पास्ट का सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, लेट अस डाउन ऑन द बेंच, लेट अस डैश डाउन ऑन द बेंच। तो क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शंस हैं सिट, कैन सिट, सैट या फिर विल सिट। जो करेक्ट होगा 47 में दैट वन इज ए, लेट अस सिट डाउन ऑन द बेंच। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्या लिखा है, वी डैश डिनर एट द पार्क होटल यस्टरडे, एट द पार्क होटल यस्टरडे। तो वी हैड ईटन
एट, वर ईटिंग या फिर ईटन। तो ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर जो 48 है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, वी एट डिनर एट दी पार्क होटल yesterday. Now next, yesterday at school I dash the echo of the roar of laughter. Catch, caught, catched या फिर catching। तो यहाँ पर भी जो 49 है उसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वन इज बी, caught. Yesterday at school I caught the echo of roar of laughter. अब यहाँ पर क्या है, मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। जो 50 और 51 है इसमें एरर आपको ढूंढनी है। देखिए क्या लिखा है, हिज आंसर वॉज सच विच आई एक्सपेक्टेड। तो हिज आंसर वॉज सच विच आई वॉज एक्सपेक्टेड में जो यहाँ पे जो गलती है वो है आपका सी पार्ट में, विच आई एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट 51 क्या है, बिवेयर द डॉग लेस्ट इट डज नॉट बाइट यू। 51 में जो करेक्ट है वो है आपका बी, लेस्ट और नॉट एक साथ नहीं आते हैं, लेस्ट ये स्लेस में जो है एरर है। आगे देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कार्बोरेट, तो जो करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पर 52 में दैट वन इज डी, कोरोबरेट। ठीक है, ये जो है आपकी करेक्ट स्पेलिंग है, CORROBORATE। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, विच इज the correct spelling of the word which is used to describe a self portrait photograph or group photograph featuring the photographer typically taken with a handheld digital camera or camera cell phone। अब क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, मतलब इसमें क्या है कि जो फोटोग्राफर है वो खुद की फोटो लेता है तो ये क्या होता है, सेल्फी होती है। सर आजकल सेल्फी सभी लोग लेते हैं, पहले के लिए क्वेश्चन कठिन हो सकता है बट अभी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो जो 53rd है उसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, सेल्फी। स्पेलिंग भी देख लीजिए सेल्फी की, कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ सेल्फी, SELFIE। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है द सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी। एमनेस्टी का जो सिनोनिम है वो क्या होगा। ऑप्शन है यहाँ पे पेनाल्टी, जस्टिस, पार्डन या फिर रिलीज। जो करेक्ट ऑप्शन है 54 में दैट वन इज सी, पार्डन। ठीक है, किसी को माफ करना। गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोडिगल। जो प्रोडिगल वर्ड है उसका एंटोनिम आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आर्डेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, फ्रूगल या फिर लिबरल। तो जो करेक्ट है यहाँ पर 55 में दैट वन इज सी, फ्रूगल। ठीक है, एंटोनिम मतलब उल्टा। आगे क्वेश्चन नंबर 56, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। क्या है, एन ऑफिस विद गुड सैलरी बट नो वर्क। मतलब एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा है पर काम बिल्कुल भी नहीं है। तो ग्रेटिस, ऑनरी, ऑनरेरी, डिस्क्रेशनरी या फिर सनक्योर। करेक्ट ऑप्शन होगा 56 में दैट वन इज डी। ठीक है ना, सनक्योर। जहाँ पे एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है पर काम बहुत थोड़ा है या बिल्कुल भी नहीं। आगे देखिए द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ एल डोरेडो। जो एल डोरेडो है इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। तो एन अटेनेबल थिंग, एन अप्रोचेबल थिंग, एन अनअटेनेबल थिंग या फिर एन इनविंसिबल थिंग। तो जो करेक्ट है 57 में दैट वन इज सी, एन अनअटेनेबल थिंग। जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे एल डोरेडो बोलते हैं। आगे देखिए इसमें जो है आपको करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है। मदर सेड डू नॉट गो आउट इन द रेन। मतलब जो मदर है उन्होंने कहा, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म अब आपको बताना है। तो 58 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वन इज डी। ठीक है ना, मदर फॉरबिड टू गो टू आउट इन रेन। क्योंकि यहाँ पे देखिए मदर सेड डू नॉट गो आउट इन रेन, मतलब बारिश में बाहर मत जाओ। तो मदर फॉरबिड, माँ ने मना किया कि जो है बाहर रेन में मत जाओ। टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम कम अबाउट। मतलब कम अबाउट जो इडियम है इसका मीनिंग आपको बताना है। ऑप्शन है गेट, प्लेस, हैपन या फिर रिकवर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, हैपन। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, द न्यू प्ले हैज फॉलन फ्लैट दो द प्ले इज अ सक्सेस, द प्ले मेट विद अ गोल्ड रिसेप्शन, द प्ले रिसीव्ड अ गुड रिव्यू। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, द प्ले मेट विद अ कोल्ड रिसेप्शन। फॉलन फ्लैट मतलब फेल हो जाना, एक तरह से सही से ना वो काम करने वाली चीज। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस को क्या करना है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल बनाना है। व्हाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप। तो so long as there is life there is hope, life and hope are inseparable until there is hope there is life, where the life the hope is there। तो करेक्ट यहाँ पर जो 61 है उसमें आपका बी होगा, लाइफ एंड होप आर इनसेपरेबल। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं क्या लिखा है। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग, यू मस्ट कन्फेस योर गिल्ट टू अवॉइड पनिशमेंट। ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस है ये और इसको कंपाउंड में आपको बनाना है। तो ऑप्शंस देख लीजिए आप। 62 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यू मस्ट कन्फेस योर गिल्ट अदरवाइज यू विल बी पनिश, मतलब आप अपना जुर्म स्वीकार कर लो, नहीं तो जो है आपको पनिशमेंट मिलेगी। Now combine the following sentence into one. There was a pitcher and a crow saw it. मतलब इसको कंबाइन करना है सेंटेंस को, तो ए क्रॉ सॉ, देयर वाज अ पिचर, ए क्रॉ सॉ अ पिचर, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर 63 में जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, ए क्रॉ सॉ अ पिचर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, घोड़ा तथा गाड़ी दरवाजे पर है। तो घोड़े को इंग्लिश में आपको पता है हॉर्स, गाड़ी को कैरेज कहते हैं, दरवाजे पर है इज एट दी डोर। तो द हॉर्स एंड कैरेज इज, यहाँ पे देखिए द हॉर्स एंड कैरेज होगा। ऑप्शंस देखिए बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस दिया, द हॉर्स एंड द कैरेज आर एट द डोर, इज एट द डोर या विल बी एट द डोर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका जो 64 है, शायद आपको समझ में आ रहा हो, घोड़ा और ये गाड़ी एक ही से अटैच होते हैं, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर इज यूज होगा। द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसका क्या करना है, हिंदी ट्रांसलेट करना है। यू कैन नॉट लर्न अ लैंग्वेज वेल विदाउट यूजिंग इट, मतलब आप किसी भाषा का प्रयोग किए बिना उसे अच्छी तरह से नहीं सीख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो आपका ए हो जाएगा। 65 में ए ऑप्शन इज द करेक्ट। आप यू कैन नॉट लर्न अ लैंग्वेज वेल विदाउट यूजिंग इट, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 66, देखिए क्या लिखा है। व्हाट रिमेन्स बिटवीन द एड्रेस एंड द डेट, मतलब जो एड्रेस होता है और जो डेट होता है उसके बीच में क्या होता है, टाइम, एक्शन, स्पेस या फिर एयर। तो जो 66 है वो होगा आपका सी, स्पेस। व्हाट इज करेक्ट, मतलब इसमें से क्या करेक्ट है, योर सिंसियरली होता है, योर्स सिंसियरली होता है या फिर योर सिंसियरली होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 67 में, दैट वन इज ए, योर्स सिंसियरली। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, दिस मूव्स द स्टोरी फॉरवर्ड, गिव्स इंफॉर्मेशन एंड फाइनली कंट्रीब्यूट्स टू कैरेक्टराइजेशन, दिस इज अ फेबल, एलेग्री, डायलॉग या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है 68 में, दैट वन इज सी, डायलॉग। This moves the story forward, gives information and finally contributes to characterization। मतलब जहाँ पे कैरेक्टर्स आते हैं तो ये क्या हो रहा है, डायलॉग फॉर्म में ये बात हो रही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या लिखा है। इट इज बेटर टू यूज डैश इफ ए कैरेक्टर इज नॉट स्पीकिंग इन अ वेरी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कॉन्ट्रैक्शंस, एग्जैक्ट, कॉन्सेंट्रेशन। करेक्ट ऑप्शन 69 में है आपका ए, कॉन्ट्रैक्शंस। नाउ 70 क्वेश्चन क्या लिखा है। डोंट वरी फादर सेड ही, आई विल सून लीव द विलेज एंड फाइंड अ जॉब इन दिल्ली। इसको आपको पंचुएट करना है। तो जो ऑप्शंस हैं ये आपको दे रखे हैं, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 70 में बता देता हूँ। जो 70 है उस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज सी, डोंट वरी फादर सेड ही, आई विल सून लीव द विलेज एंड फाइंड अ जॉब इन दिल्ली। ठीक है, मतलब जो ये है यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, डोंट वरी फादर सेड ही, और इसके बाद फिर आगे उसने स्टेटमेंट ये कहा, आई विल सून लीव द विलेज एंड फाइंड द जॉब इन दिल्ली। आगे ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश लिटरेचर पर बेस्ड है। देखिए क्या लिखा है। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडन, फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर हेनरिक इप्सन, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल डैनियल डिफो। ऑप्शंस हैं ऑल आर करेक्ट, फर्स्ट टू आर करेक्ट, लास्ट टू आर करेक्ट, नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो जो 71 है दैट वन इज ऑप्शन नंबर ए, ऑल आर करेक्ट। अब ये याद रखिए कोई सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडन सभी को मालूम है, इंग्लिश एसे के फादर फ्रांसिस बेकन। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखने वाला है, एसे के जो है इंग्लिश एसे की बात कर रहे हैं इसीलिए फ्रांसिस बेकन है, और मॉडर्न थिएटर हेनरिक इप्सन, और फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल डैनियल डिफो। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या लिखा है। ए स्टोरी और अ पोएम इन विच कैरेक्टर सेटिंग इवेंट्स स्टैंड्स फॉर अदर पीपल और इवेंट्स और abstract ideas or qualities is known as allusions, abstract या फिर allegory। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर 72 में दैट वन इज, एक सेकेंड, हाँ,
देखिए जो 72 क्वेश्चन है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज डी, एलिग्री। ए स्टोरी और अ पोएम इन विच कैरेक्टर सेटिंग एंड इवेंट्स स्टैंड फॉर अदर पीपल आर इवेंट्स, ये जो है आपका क्या होता है, ये होती है एलिग्री। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या लिखा है, दिस कैरेक्टर इज कॉम्प्लेक्स लाइक रियल पीपल, इट इज मल्टी डायमेंशनल, सच कैरेक्टर इज फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर, आइडियल कैरेक्टर या फिर मल्टीप्लेक्स कैरेक्टर। ड्रामा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो 73 में जो आपका करेक्ट है वो है राउंड कैरेक्टर। आगे देखिए, एक कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग, मतलब एक कोटेशन जो किसी राइटिंग की शुरुआत में दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, एपिग्राफ, प्रोलॉग, क्वाटोज या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर ए, एपिग्राफ। नाउ 75, ए लाइन ऑफ वर्स दैट हैज 4 फीट, जिसमें 4 फीट होते हैं उसे क्या कहते हैं, पेंटामीटर, टेट्रामीटर या फिर हेक्सामीटर। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी है, टेट्रामीटर। ठीक है, ये आपके टोटल 75 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए हैं कंप्लीट। अब आगे देखिए जो है 76 क्या लिखा है, हु यूज द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, शेक्सपियर, राइमर, जेम्स या फिर जॉन कीट्स। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे जॉन कीट्स। नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म जो है वो जॉन कीट्स से रिलेटेड है। आगे देखिए, द पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाई, जो पुलित्जर प्राइज है वो ये कौन देता है, अमेरिकन गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लेटर, द फोर्ड फाउंडेशन या फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है डी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। पुलित्जर प्राइज जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा दिया जाता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 78 क्या लिखा है, इट इज ए जेनर ऑफ फिक्शन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय मिजरी एंड सुपरनैचुरल हॉरर। मतलब ये एक फिक्शन की वो कैरेक्टरिस्टिक है, जॉनर है जिसमें जो है मिजरी और सुपरनैचुरल हॉरर को दिखाया जाता है। इट इज ऑफन सेट इन डार्क कैसल और अदर मेडिवल सेटिंग। इट इज गोथिक फिक्शन, रोमांटिक फिक्शन, रियलिज्म, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन ए, गोथिक फिक्शन। जो गोथिक फिक्शंस होते हैं उनमें यूजुअली जो है सुपरनैचुरल और मिजरी एलिमेंट्स दिखाया जाता है, एक तरह से ये हॉरर नॉवेल होती है। अब 79 देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डियर कम नियर एंड फियर नॉट, डियर कम नियर एंड फियर नॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन है एलिट्रेशन, एजोनेंस, क्लाइमैक्स। करेक्ट ऑप्शन है जो 79 में दैट वन इज बी, एजोनेंस। देखिए सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं डियर, नियर, फियर, तो इसीलिए जो है ये यहाँ पर एजोनेंस है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या लिखा है, ही वॉज अ डेड मैन व्हेन ही इंटर्ड, इफ यू टेल द कॉप्स यू आर अ डेड मैन यू विल लूज दिस वैगर माई लॉर्ड एंड होरेसियो आई एम डेड, हैमलेट आर द इंस्टेंसेस ऑफ प्रोलैप्सिस, सैनेक्डोक, लिटियोस। मतलब इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच इन लाइंस में बताना है कि ये कौन सा है। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर 80 में वो है आपका प्रोलैप्सिस। ठीक है, ही वॉज अ डेड मैन व्हेन ही इंटर्ड, इफ यू टेल द कॉप्स यू आर अ डेड मैन यू विल लूज, इसमें जो है प्रोलैप्सिस का यूज किया गया है। अब हेयर इज द लिस्ट ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ द ऑथर्स, फाइंड द करेक्ट वन, इनकरेक्ट वन। मतलब यहाँ पर आपको जो है, अब इसमें से देखिए आपको जब सभी के याद होंगे तभी जो है आप बता पाएंगे, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया आपसे, यूजुअली एक ही पूछा जाता है। बट आप देख सकते हैं जो मिल्टन है उनकी DOB सही दी है 1608, 16 डन की भी सही है, पोप इसमें आई थिंक ऑल आर विल बी करेक्ट। ठीक है, 81 में जो है ऑल आर करेक्ट, तो ये आप देख लीजिएगा DOBs का अकॉर्डिंग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या लिखा है, हेयर आर द नेम्स ऑफ सम नॉवेल्स ऑफ कमला मार्कंडेय विच इज नॉट हर नॉवेल। मतलब यहाँ पे कमला मार्कंडेय के कुछ नॉवेल्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कमला मार्कंडेय का नॉवेल नहीं है। ऑप्शंस हैं ए साइलेंस ऑफ डिजायर, द नोवेयर मैन, द गोल्डन हनीकॉम, प्लेजर सिटी, बॉम्बे टाइगर एंड पोजीशन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 82 में दैट वन इज डी, ऑल आर हर नॉवेल्स। मतलब यहाँ पे जो भी दिए हैं ये सब कमला मार्कंडेय के नॉवेल हैं। ए साइलेंस ऑफ डिजायर, द नोवेयर मैन, द गोल्डन हनीकॉम, प्लेजर सिटी, बॉम्बे टाइगर एंड पोजीशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 क्या लिखा हुआ है, हेयर आर सम वर्क्स ऑफ T.S. Eliot, फाइंड इनकरेक्ट वन। द हॉलो मैन, एस वेडनेसडे, फोर क्वार्टरोज, पोर्ट्रे ऑफ अ लेडी, प्रिल्यूड, द प्रिल्यूड्स, मर्डर इन कैथेड्रल, द सेक्रेड वुड, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट्स, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, चार्ल्स विम्सले, ए मेमोयर। तो 83 जो है उसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा उनका नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो द प्रिल्यूड है ये जो है इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का है प्रिल्यूड। आगे
अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं 84 में देखिए, कंसीडर द वर्क्स विद दियर ऑथर, द बार्ड डन, अकबर्स ड्रीम, टेनिशन, शेक्सपियर जो है, अर्नोल्ड, अननोन सिटीजन, डब्ल्यू एच ऑर्डन, द थॉट फॉक्स, ह्यूजेस, पैसेज टू इंडिया, वर्ल्ड हिटमैन। तो विच इज़ इनकरेक्टली मैच्ड, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो है, जो ए है वही ओनली करेक्ट है, मतलब जो द वार्ड है वो जॉन डन का वर्क नहीं है, बाकी ये सभी सही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, क्या लिखा है, हेयर आर सम कैरेक्टर्स फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, फाइंड द इनकरेक्ट वन। मतलब आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस के जो है कैरेक्टर्स दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर मर्चेंट ऑफ वेनिस में नहीं आया है। एंटोनियो, बेसेनियो, लोरेंजो, साइलॉक, पोर्शिया, नेरेसा, जेसिका। तो जो 85 है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज बी, जेसिका। जेसिका जो है इसमें नहीं आई हुई है, बाकी जो ये सारे कैरेक्टर्स हैं दैट आर बेस्ड ऑन मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 86, देखिए क्या लिखा है कि हेयर आर सम एक्सपर्ट्स फ्रॉम दी पोएम। मतलब जो यहाँ पर क्या है कि कुछ पोएम्स से एक्सपर्ट्स जो है लेकर के आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। फाइंड द इनकरेक्ट वन। तो पहला देखिए क्या लिखा है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, कैनोनाइजेशन, ये करेक्ट है आपका, कैनोनाइजेशन में आया हुआ है। आगे रिपेयर्स हर smile, awakens every grace and calls forth all the wonders of her face, the rape of the lock। और फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट जो है, let not ambition mock their useful toil, memorial verses का, we are laid as leap in body and become a living soul tinted away, our sweetest song are those that tell the saddest thought to a skylark, we can die by it if not live by love, earth is the right place to love, I don't know where is likely to go for better। तो यहाँ पर इनकरेक्ट वन आपको बताना है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है 86 में दैट वन इज बी, यानी थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। जो लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल ट्राई, ये मेमोरियल वर्सेस की लाइन नहीं है, बाकी सभी जो लाइन्स हैं वो करेक्ट दी हुई हैं। कंसीडर द वर्क्स एंड दियर ऑथर, यहाँ पे कुछ वर्क दिए हैं, उनके ऑथर्स के नाम दिए हैं। देखिए, ब्लैक बॉय रिचर्ड राइट, फास्टिंग फीस्टिंग अनीता देसाई, सामेला हेनरी फील्डिंग, सेंस एंड सेंसिबिलिटी बेन जॉनसन, द मिजरी ऑफ एडविन ड्रूड, डिकेंस ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, हार्डी एरो ऑफ गॉड, चिनुआ अचेबे। तो इनकरेक्टली मैच्ड वर्ड आप वर्क आपको बताना है, और जो 87 में करेक्ट है वो है आपका बी, फोर्थ ओनली। जो सेंस एंड सेंसिबिलिटी है ये आपको पता है, ये जेन ऑस्टीन का एक वर्क है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ना कि बेन जॉनसन का। बाकी सारे जो है वो करेक्ट दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 88, हेयर आर मेंशन द नेम ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स एंड द नेम ऑफ मेंशन्ड इन ब्रैकेट। इस क्वेश्चन को आपको देख लीजिए, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा। इसमें क्या है, यहाँ पे मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। 88 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, 5 ओनली। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या लिखा है, हेयर आर 5 कोट्स ऑफ क्रिटिक्स अबाउट शेक्सपियर, जैसे नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम बेन जॉनसन, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड मिल्टन, आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर एस टी कॉलरिज, ही इज अ यूनिवर्सल पोएट डब्ल्यू जेलोंग, मेलेफ्लियस शेक्सपियर थॉमस हेवुड। तो जो यहाँ पे आपको ये बताना है कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है 89 में। तो जो 89 है उसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि ऑल आर करेक्ट, सब के सब जो है ये करेक्ट हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 90, क्या लिखा है, कंसीडर द वर्क्स विद दियर ऑथर, द पोस्ट ऑफिस, निसेमेजिकल, माई स्टोरी, कमला दास, द स्नेक, रामानुजम, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, ओनील, डेथ ऑफ सेल्समैन, आर्थर मिलर, इपिकोन और द साइलेंट वुमेन बेन जॉनसन। तो विच इज इनकरेक्टली मैच्ड, ये आपको जो है यहाँ पर पहचानना है। जो 90 है उसमें जो है 1 जो है जो द पोस्ट ऑफिस है ये निसेमेजिकल का वर्क नहीं है, बाकी सभी आपको पता है, माई स्टोरीज और ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कमला दास का है, स्नेक्स रामानुजम का है, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा ओनील का है, डेथ ऑफ सेल्समैन आर्थर मिरल, और इपिकॉन या साइलेंट वुमेन बेन जॉनसन का है, प्ले है ये। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91, शेक्सपियर्स कंटेम्प्रोरी वॉज, जो शेक्सपियर के कंटेम्प्रोरी हैं वो कौन है, मिल्टन थे, चाउसर थे, इलियट थे या फिर बेन जॉनसन। तो करेक्ट क्या है, डी है 91 का। डी आप सभी को मालूम है कि शेक्सपियर के कंटेम्प्रोरी बेन जॉनसन है। हु वॉज मिल्टन्स मास्टर, जो मिल्टन के मास्टर कौन थे, चाउसर, बर्टन, होमर या फिर
स्पेंसर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एडमंड स्पेंसर, ठीक है। चौसर्स मास्टर इज नोन एज एडमंड स्पेंसर। आगे, द कैनोनाइजेशन हैज 5 स्टैंजा एंड द 9 लाइन्स ईच, 10 लाइन्स, 11 लाइन्स। तो जो 93rd है दैट वन इज ए ऑप्शन करेक्ट, 9 लाइन्स ईच कैनोनाइजेशन। पोप इज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो है जो पोप हैं वो जो है 18th सेंचुरी के रिप्रेजेंटेटिव पोएट माने जाते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स बिलोंग टू ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री। ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री थॉमस ग्रे को मानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलरिज वाज फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन बायोग्राफिया लिटरेरिया, प्लूरिड या फिर लिरिकल बैलेट। तो यहाँ पे एस टी कॉलरिज ने जो है आपका लिखा था बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो उसी में उन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया है पोएटिक डिक्शन थ्योरी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। अब 97 देखते हैं, वर्ड्सवर्थ फाउंड सैली एंड लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर, हुज कमेंट इज दिस। वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड सैली लॉस्ट हिमसेल्फ, ये किसका स्टेटमेंट है? कॉम्पटन, रिकेट, हडसन, अल्बर्ट या फिर लॉन्ग का। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 97 में दैट वन इज डी। कीट्स नेवर अप्रूव्ड सैलीज रिवोल्ट अगेंस्ट सोसाइटी, रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड, लव पॉइंट, विजन ऑफ गॉड एंड लव। तो करेक्ट ऑप्शन जो 98 है उसमें आपका है ए, रिवोल्ट अगेंस्ट सोसाइटी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99, टेनिशन बिलोंग्स टू विच एज। टेनिशन किस एज को बिलोंग करते हैं? ऑप्शंस एलिजाबेथ, रोमांटिक, विक्टोरियन एंड मॉडर्न। तो जो करेक्ट है यहाँ पर आपको पता है कि जो टेनिशन है वो विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट माने जाते हैं। ब्राउनिंग वॉज, जो ब्राउनिंग थे वो कौन थे? अमेरिकन पोएट या प्ले राइट, इंग्लिश, अफ्रीकन। तो आपको मालूम है ब्राउनिंग जो है वो कहाँ के पोएट थे? इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट। रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात हो रही है, मोनोलॉग बहुत लिखते थे। Who is the great poet and critique of Victorian age? Tennyson, Carlyle, Arnold and Browning। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड एक बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव पोएट और क्रिटिक माने जाते हैं किस एज के? विक्टोरियन एज के। बाइजेंटियम इज द ओल्ड नेम ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल। सही है यही। 102 में जो करेक्ट ऑप्शन दैट वन इज ए, बाइजेंटियम जो है कॉन्स्टेंटिनोपल ये इस्तांबुल का ही टर्की में जो है उसका नाम है। Who injured his own reputation by calling Eliot a minor poet of 20th century? मतलब किसने जो है अपनी रेपुटेशन को जो है क्या किया था? इंजर्ड किया था, जबकि टी.एस. एलियट को एक माइनर पोएट कह के। तो डेविड डचेस ने, कॉम्पटन रिकेट ने, अल्बर्ट ने या फिर डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, डेविड डचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 क्या लिखा है? एन इंग्लिश कैनेडियन पोएट, एन इंग्लिश नाइजेरियन पोएट, एन इंग्लिश अमेरिकन पोएट, नन ऑफ दीज। मतलब ऑर्डन को बताना है कि ये इनकी जो एथनिसिटी थी वो क्या थी, जो है किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज सी, इंग्लिश अमेरिकन पोएट जो है। फिर नेक्स्ट क्या है? हुज कंप्लीट नेम इज एडवर्ड जेम्स ह्यूजेस। जो एडवर्ड जेम्स ह्यूजेस किसका जो है पूरा कंप्लीट नेम था? तो ये था आपका टेड ह्यूजेस का जो पूरा नाम था वो एडवर्ड जेम्स ह्यूजेस है। आगे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 106, ही इज अ पोएट, नॉवेलिस्ट एंड क्रिटिक, दो ही हैज बीन ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन इन हल, हु इज ही। मतलब पोएट, नॉवेलिस्ट, क्रिटिक थे, साथ साथ में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन थे हल में। फिलिप लार्किन, ऑर्डन, डब्ल्यू.बी. यीट्स या फिर टी.एस. एलियट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ये है ए, फिलिप लार्किन की बात हो रही है। रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका आपको बताना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डिकिंसन, वॉल्ट विटमैन और या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी, वॉल्ट विटमैन। रिप्रेजेंटेटिव पोएट जो है वॉल्ट विटमैन को माना जाता है। एमिली डिकिंसन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि एमिली डिकिंसन 18th, 19th या फिर 20th सेंचुरी के अमेरिकन पोएट हैं। तो ये आपका जो है 19th सेंचुरी के अमेरिकन पोएट हैं। Who is known as नॉन सीरियस पोएट ड्यू टू ह्यूमर। मतलब किसको जो है नॉन सीरियस पोएट माना जाता है ह्यूमर की वजह से। तो ये हैं आपका जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक नॉन सीरियस पोएट मानते हैं ड्यू टू हिज ह्यूमर। उसके बाद सरला देवी इज टैगोर्स मदर, टैगोर्स सिस्टर, टैगोर्स वाइफ। तो करेक्ट ऑप्शन है टैगोर की जो मदर का नाम था वो सरला देवी था। निसिमजिकल जो है वो क्या है? ए अर्बन पोएट, ए विलेज पोएट या फिर ए पोएट ऑफ सेक्स। तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 111 में वो आपका होगा ए, एन अर्बन पोएट। निसिमजिकल को एक अर्बन पोएट माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 112। कमला दास ए पोएट ऑफ सेंसेस, ए पोएट ऑफ ए रिलीजन, ए पोएट ऑफ सिटी या फिर ए कन्फेशनल पोएट। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा डी। कमला दास को जो है एक कन्फेशनल पोएट माना जाता है और इनकी पोएट्री को कन्फेशनल पोएट्री कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113, क्या लिखा है? ही हैज़ रिटन इन इंग्लिश एंड कन्नड़, मतलब इन्होंने इंग्लिश और कन्नड़ में लिखा है। ही इज़ अ पोएट, स्कॉलर, फिलोलॉजिस्ट, फॉल्कलरिस्ट एंड ट्रांसलेटर। ही हैज़ गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1999 फॉर द कलेक्टेड पोएम्स आफ्टर हिज डेथ। ऑप्शन है निशिम्हाद्रि, राजा राव, रवीन्द्रनाथ टैगोर, ए के रामानुजम। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, ए के रामानुजम। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 114, क्या लिखा है? हु इज द सेंट लूशियन पोएट एंड प्ले राइट। ऑप्शन है आपके डेरेक वॉलकॉट, चिनुआ अचेबे, लार्किन, डब्ल्यू.बी. यीट्स एंड द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर ए। डेरेक वॉलकॉट को जो है सेंट लूशियन पोएट एंड प्ले राइट कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 100 हमारा 15, क्या लिखा है? ही इज अ प्ले राइट एंड पोएट, एक्टर एंड क्रिटिक। ही इज पॉपुलराइजेस द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। ही इज नोन फॉर एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, वॉलपोन। और ये तो आपको मालूम है अल्केमिस्ट, ये सभी किसने लिखा है? बेन जॉनसन ने लिखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1660 इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मतलब जो 1660 है वो किस चीज़ की मार्क करता है? एलिजाबेथन एज, प्यूरिटन एज, मॉडर्न एज या फिर रेस्टोरेशन एज। करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर डी, रेस्टोरेशन एज। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है तो आपको पता है रेस्टोरेशन एज जो है 1660 में मार्क होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 17, क्या लिखा है? सॉ वॉज, जो GB सॉ हैं वो क्या थे? इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे, अमेरिकन ड्रामेटिस्ट थे या फिर आयरिश ड्रामेटिस्ट थे। तो 117 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज सी, एन आयरिश ड्रामेटिस्ट। इनको जो है एक आयरिश ड्रामेटिस्ट जो है GB सॉ हैं। अब आगे देखते हैं 118, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गाल्सवर्दी इंटाइटल्ड फ्रॉम द फोर विंड्स अपीयर्ड इन 1897 अंडर द नेम जॉन गैल्स या फिर जॉन सेंट जॉन। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 118 में आपका बी, जॉन सेंट जॉन। ये एक सीडोनेम था किसका? जॉन गाल्सवर्दी का। आगे क्वेश्चन नंबर 119, पिंटर्स प्ले द बर्थडे पार्टी वाज स्टेज्ड एट द लिरिक थिएटर विच इज लोकेटेड इन। मतलब जो हेरोल्ड पिंटर है उनका प्ले बर्थडे पार्टी जो है इसको लिरिक थिएटर में पहले स्टेज किया गया था। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? आपको लोकेशंस दे रखी हैं, पेरिस, न्यूयॉर्क एंड लंदन। जो करेक्ट ऑप्शन है 119 में दैट वन इज सी, लंदन। लंदन में जो है ये परफॉर्म किया गया था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, क्या लिखा है? द कंप्लीट नेम ऑफ ओ नील। तो ओ नील का जो है पूरा नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज बी, यूजीन ग्लैडस्टोन ओ नील। ये इनका जो है पूरा नाम है। आगे देखिए मिलर जो है, ऑर्थर मिलर सभी को मालूम है, ये एक अमेरिकन प्लेराइट, इंग्लिश एसिस्ट और जो है ये इनका जो है डेथ ऑफ सेल्समैन आपको याद होगा, इन्होंने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122, देखिए क्या लिखा है हमारा। द कंप्लीट नेम ऑफ गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड का पूरा नाम बताना है। तो जो गिरीश कर्नाड का पूरा नाम है वो है आपका गिरीश रघुनाथ कर्नाड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज एसे कैरी द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच थिंकर मोंटेज। मतलब किसके एसेज में फ्रेंच थिंकर मोंटेज का जो है इन्फ्लुएंस है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन के एसेज में जो है मोंटेज का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आगे क्वेश्चन नंबर 124, एडिशन इज एसोसिएटेड विद। एडिशन जो जोसेफ एडिशन है वो किससे क्लब से एसोसिएट थे? मॉक क्लब, सैटारिकल क्लब, किटकैट क्लब। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज सी, किटकैट क्लब। आगे देखिए द टाटलर बिगिंस ऑन। जो टाटलर मैगजीन है ये कब बिगिन हुई थी? इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन मतलब स्टार्टिंग डेट आपको बतानी है यहाँ पर। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज ए 12 अप्रैल 1709। आगे देखिए एसेज ऑफ एलिया अपीयर्ड इन। जो एसेज ऑफ एलिया ये जो है कब अपीयर हुए? तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज सी, 1823 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट 127, क्या लिखा है? ही ज्वाइंस द स्टाफ ऑफ द ससेक्स डेली न्यूज। ही ऑल्सो ज्वाइन द मैगजीन पंच। ही इज एन इंग्लिश ह्यूमरिस्ट, एसिस्ट, प्लेराइट, बायोग्राफर, पब्लिशर, पोएट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एडिटर। ही इज, मतलब यहाँ पर उन्होंने ससेक्स डेली न्यूज को ज्वाइन किया था एज ए स्टाफ, साथ साथ में उन्होंने मैगजीन पंच को भी ज्वाइन किया था। अब इसमें से ये कौन है वो आपको पहचानना है। तो ये थे आपका ईवी लुकास। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, क्या लिखा है? ही इज द एडिटर ऑफ द डेली न्यूज। ही राइट्स अंडर द पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लो। अब जैसे ही अल्फा ऑफ द प्लो की बात हो रही है तो ये कौन है? एजी गार्डिनर। नेक्स्ट 129 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है? ही इज एन एंटी वॉर एक्टिविस्ट।
He champions the anti-imperialism. He also advocates preventive nuclear war. He is philosopher, logician, mathematician, historian, social critic and writer. He got the Nobel Prize in 1950, मतलब 1950 में इनको नोबेल प्राइज मिला। ये सबसे मेन हिंट है आपके लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, बर्ट्रांड रसल। बर्ट्रांड रसल को जो है ये एंटी वॉर एक्टिविस्ट थे और इनको जो है 1950 में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। अब लास्ट के 20 क्वेश्चंस हमारे बचे हुए, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। ही राइट्स अबाउट द रेशियल थीम्स, ही इज कंसर्न्ड विद द प्लाइट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन। मतलब रेशियल थीम्स पे लिखते थे और अफ्रीकन अमेरिकन के जो इशूज थे, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके साथ, उनको को खिलाफ जो है ये लिखते थे। तो ऑप्शन बर्ट्रैंड रसल, चिनुआ अचेबे, रिचर्ड राइट या फिर नन ऑफ दीज। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, रिचर्ड राइट। Question 131. He is lawyer, politician, activist and writer. He associated with चंपारण agitations. चंपारण agitations की बात आ रही है। खेड़ा एजिटेशन, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सभी को पता चल गया होगा ये कौन है, हमारे हम सभी के प्रिय महात्मा गांधी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 132. नेम द हिस्टोरियन हुज व्यू अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन नेहरू हैज कोटेड। प्रोफेसर चाइल्ड, प्रोफेसर चाइल्ड, प्रोफेसर वाइल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन जो 132 है उसमें है आपका प्रोफेसर चाइल्ड। This writer described bisexual and homosexual. He himself admits, I tried to persuade myself that I was a 3/4 normal and that only a quarter of me was queer, whereas really it was the other way around. Who is the writer? समरसेट मागम, कैथरीन मैसफील्ड, आर के नारायण या फिर ओ हेनरी। तो जो 133 है उसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज ए, समरसेट मागम। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 134. दो सी हैज बीन शॉर्टलिस्टेड 3 times फॉर द बुकर प्राइज, सी हैज नॉट येट रिसीव्ड द बुकर प्राइज, बट हर डॉटर किरण देसाई हैज गॉट द बुकर प्राइज फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इन 2006. सी हैज रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो ये आपको पता लगाना है। अब इन्होंने दे दिया ऑप्शन आपको पहले से ही कि किरण देसाई के बारे में बात की है, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज सी, अनीता देसाई की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135 क्या लिखा है। सी इज अ न्यूजीलैंड मॉडर्निस्ट स्टोरी राइटर। At the age of 19, she settles in UK. She has good friend of Lawrence and Wolfe. She suffers from extrapulmonary tuberculosis, which becomes the cause of her death. She is tagged as lesbian, and as she has romantic relationship with Mata Mahapuki and Edith कैथलीन बेंडल। हु इज सी? ऑप्शन है आपके मोपसेंट, चिनुआ अचेबे, कैथरीन मैसफील्ड या फिर अनीता देसाई। तो जो 135 है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज सी, कैथरीन मैसफील्ड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 136. ही इज हु इज नोन फॉर द सरप्राइज एंडिंग ऑफ द स्टोरी। स्टोरीज की सरप्राइज एंडिंग के लिए किसे जाना जाता है? ओ हेनरी, मोपसेंट, कैथरीन या फिर अनीता देसाई को। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 136 में दैट वन इज ए, ओ हेनरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137. ही स्टार्ट्स नॉवेल राइटिंग बिकॉज ही फील्स एंगर एट द सक्सेस ऑफ सैमुअल रिचर्डसन सक्सेस विद पामेला। ठीक है ना। ही राइट्स एन एनोनिमस पैरोडी ऑफ पामेला। द पैरोडी इज सामेला, ही इज रिचर्डसन, हार्डी या फिर जो है आपका फील्डिंग। तो ये कौन है? हेनरी फील्डिंग है आपका। 137 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, पामेला की जो है पैरोडी जो है सामेला लिख करके जो है हेनरी फील्डिंग ने लिखा था। अब जेन ऑस्टिन किस एज को बिलोंग करती हैं? सभी को मालूम है कि जेन ऑस्टिन जो है आपका 17th सेंचुरी को बिलोंग करती हैं, या 18, 19 या फिर 20th सेंचुरी। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर दैट वन इज सी, 19th सेंचुरी को बिलोंग करती हैं। आगे देखिए डिकेंस एज, जो डिकेंस हैं वो क्या है? ए विक्टोरियन नॉवेलिस्ट है, रोमांटिक नॉवेलिस्ट या फिर मॉडर्न नॉवेलिस्ट। तो विक्टोरियन नॉवेलिस्ट माना जाता है। 140 देखिए, व्हाट डज डिप्रेस मी इन is the sight of so much pain in the word constant pain. Whose words are these? Dickens, Meredith या फिर थॉमस हार्डी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज सी, थॉमस हार्डी। इनके ये वर्ड्स हैं, what does depress me is the sight of so much pain in the word constant pain. अब 144 1 देखिए, all writers are vain, selfish and lazy. Who says this? जॉर्ज ऑरवेल, चिनुआ अचेबे, नारायण या फिर स्टीनबैक। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है 141 में ए, जॉर्ज ऑरवेल।
वर्जीनिया वुल्फ एम्प्लाइज द टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जो वर्जीनिया वुल्फ हैं वो जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को जो है वो फॉलो करते हैं। आगे देखिए 143 क्वेश्चन हमारा क्या है, द कंप्लीट नेम ऑफ गोल्डिंग इज, मतलब जो विलियम गोल्डिंग थे उनका पूरा नाम क्या है, सर विलियम गेराल्ड गोल्डिंग, सर विलियम गैरी गोल्डिंग, सर विलियम गोल्डिंग। तो 143 में जो करेक्ट है दैट वन इज ए, सर विलियम गेराल्ड गोल्डिंग। द एडिटर ऑफ अमेरिकन मैगजीन यूजफुल एंड इंटरटेनिंग नॉलेज इज, ये हैं आपके हॉथरॉन। द टर्म कोड हीरो इज एसोसिएटेड विद, जो कोड हीरो टर्म है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, फॉकनर, हेमिंगवे, डिकेंस या फिर नन ऑफ दीज। तो जो ये है ये आपका कोड हीरो हेमिंगवे को के साथ जुड़ा हुआ है। द कॉम्प्लेक्स कंप्लीट नेम ऑफ स्टीनबेक, जॉन अर्नेस्ट स्टीनबेक। तो यहाँ पर जो है जो आपको उनका पूरा कंप्लीट नेम बताना है, यानी कि 146 में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, जॉन अर्नेस्ट स्टीनबेक। राजा राव वर्क्स आर रूटेड इन, जो राजा राव के वर्क्स हैं वो रूट है मटीरियलिज्म पे, मेटाफिजिक्स पे, फिजिक्स पे या फिर नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट है वो है आपका बी, मेटाफिजिक्स पे। द बैचलर ऑफ आर्ट्स वाज पब्लिश्ड इन, आर के नारायण का लिखा हुआ है बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये जो है कब पब्लिश हुआ, ऑप्शन है 1937, 1938, 39 या फिर 40 में। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज ए, 1937। लास्ट के दो क्वेश्चन, हुज पेन नेम वाज कमला मार्कंडे, कमला मार्कंडे किसका पेन नेम था, तो कमला मार्कंडे जो है वो कमला पुरनिया टेलर का जो है पेन नेम था। अब लास्ट है द कंप्लीट नेम ऑफ चिनुआ अचेबे। जो चिनुआ अचेबे हैं इनका पूरा जो है नाम वो क्या है, तो वो है एस चिनुआ लुमंगो अचेबे। ये है आपका 150 में, यानी कि डी ऑप्शन। तो ये जो है टोटल आपके 150 क्वेश्चंस थे। ये एक मॉडल पेपर था जिससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है एलटी ग्रेड में पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, पूरा 1 घंटे का हो गया है। बट दोज हु आर द सीरियस कैंडिडेट विल सी इट, क्योंकि ऐसे देखिए बाई पार्ट्स में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करने से आपको पता नहीं चलता है। साथ में मैंने क्या किया है, इसमें 30 क्वेश्चन जीएस के भी इंक्लूड कर दिए, जिससे पूरा एक करेक्ट एनालिसिस हो सके। पूरे के पूरे जो है क्वेश्चंस आप जब सॉल्व करेंगे तो फिर आपको जो है यहाँ पर जो है एक क्लियर कट आइडिया मिल पाएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। क्योंकि ऐसे तो हमें लगता है कि नहीं हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, बट जब एक पूरा पेपर होता है तो फिर कहीं ना कहीं हम शॉर्टफॉल हो जाते हैं वहाँ पर जो कट ऑफ होती है। तो एक पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस करिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।